ये थ्योरी है, आज सबको मैं भेज दूंगा, ये पढ़ लेना एक बार आज मेल पर। वैसे इसके बाद वाली जो भी चीज़ें होगा आप नोट डाउन कर लेना। ये तो डेटा जब भी हमें व्यू करना होगा, डेटा को देखना होगा कि डेटा हमारा क्या है और कहाँ पर क्या क्या डेटा के अंदर स्टोर है। उस डेटा को देखने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, मेथड एंड प्रॉपर्टी। बेसिकली ये आपका एक प्रॉपर्टी है, बाकी तीनों क्या होते हैं यहाँ पर, मेथड है। अलर्ट करना, कंसोल करना और राइट करना। विंडो जो होता है, विंडो के अंदर दो तरह के होते हैं, इनका हम स्ट्रक्चर आगे ही बनाएंगे और फिर इसका यूज भी करते चलेंगे हम। ठीक है, तो ये यूज हमें करने हैं। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर डेटा का टाइप देखना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ यूज करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा जो दिया गया है जावास्क्रिप्ट में हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं या नहीं करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब हमें किसी डेटा को डिफाइन नहीं करना होता है कि डेटा हमारा इंटीजर है या डेटा हमारा स्ट्रिंग है। ये हम कभी डिफाइन नहीं करते हैं। हम क्या होगा कि जिस टाइप का डेटा हम उसके अंदर रखेंगे उस टाइप का उसकी मेमोरी या उसके टाइप क्रिएट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखो इसका प्रैक्टिकल करता हूँ चीज़ें ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने इस फाइल सेव एज एंड स्क्रिप्ट हम यहाँ पे करते हैं 1.html। मैं सब कुछ इंटरनल यहाँ पे लिख दूंगा, बाकी आप लोग एक्सटर्नली यूज कर लेना। जैसे हमने स्क्रिप्ट ली और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी डिफाइन करते हैं, हमने वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल ए इक्वल, हमने ये डिफाइन कर दिया। यहाँ पे देखना होगा कंसोल डॉट लॉग में जाके चेक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या आ रहा है, उस वेरिएबल के अंदर, उस मेमोरी के अंदर क्या स्टोर किया गया है। हम्म, हमने यहाँ पे दिए, यहाँ पे दे दिया था ए, और ए को हमने यहाँ पे दे दिया चीज़ें अनडिफाइंड, क्योंकि आपने मेमोरी तो डिफाइन कर दी है बट मेमोरी के अंदर किसी तरह का कोई डेटा डिफाइन नहीं किया गया है। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक रिटर्न भी होता है और अनडिफाइंड एक डेटा टाइप भी होता है। अनडिफाइंड रिटर्न भी होता है और अनडिफाइंड एक डेटा टाइप भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफाइन वो आपका रिटर्न है, उस मेमोरी के अंदर क्या रखा गया है वो यहाँ पे रिटर्न करके दिखा रहा है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे देते हैं कि इस मेमोरी के अंदर इसका टाइप अगर देखना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके चेक करो कि टाइप ऑफ में कि ए के, ये जो दिया गया है ए का टाइप ऑफ क्या है। अगर इसको देखना होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डेटा टाइप है वो भी क्या है, अनडिफाइंड है। समझ आया, तो अनडिफाइंड एक रिटर्न भी है और अनडिफाइंड एक डेटा टाइप भी है, ये ध्यान रखना चाहिए। जब किसी वैल्यू असाइन नहीं करोगे तो अनडिफाइंड रिटर्न देगा। जब किसी मेमोरी का टाइप डिफाइन है, मतलब कुछ ना कुछ डिफाइन है, मेमोरी डिफाइन है बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो अनडिफाइंड टाइप भी हो जाएगा। मेमोरी तो एलोकेट हो चुकी है बट उसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो अनडिफाइंड रिटर्न भी होता है, अनडिफाइंड एक डेटा टाइप भी होता है। अच्छा, अगर इसके अंदर, इस मेमोरी के अंदर हमने क्या रख दिया, नंबर रख दिया, जैसे नंबर रखेंगे तो इसका रिटर्न क्या हो गया, नंबर। तो नंबर हमने दिए 10 और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, नंबर है। तो क्या हमने कहीं मेमोरी इसमें डिफाइन किया, इसमें टाइप डिफाइन किया था हमने कि हमारा नंबर होगा या अनडिफाइंड होगा या स्ट्रिंग होगा। अगर इसके अंदर हम यहाँ से क्या कर देंगे, सिंगल कोट के अंदर हमने यहाँ पर 10 लिख दिया या डबल कोट के अंदर हमने 10 रख दिया, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेमोरी जो होता है, यानी कि जो डिफाइन हम करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एरे बना लिया, ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। अब बेशक उसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं है वो अलग बात है, बट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना है
कि हम कभी डिफाइन नहीं करते, ये ऑटो डिफाइन होता है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा यूज़र गलतियाँ करता है। सबसे ज़्यादा जो एरर होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो यही एरर होते हैं। यूज़र को ये नहीं पता होता कि कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है और हमें क्या कंडीशंस लगानी है। पता चला कि रिटर्न कुछ नंबर कर रहा है और कंडीशन क्या लगा रहे हैं हम, स्ट्रिंग की, काम ही नहीं करेगा। तो इस मेमोरी को, इस टाइप के डेटा को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें डेटा होता है, डेटा टाइप होता है, बट डेटा टाइप हम डिफाइन नहीं करते। समझ आया? आगे इसमें हम कोई भी चीज़ें अगर मान लो हम देते हैं, हमने 10 दे दिया यहाँ पर, हमारा मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हो गया और मेमोरी का जो टाइप है वो आपका नंबर है। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखना। इसमें आपके थ्योरी बहुत अच्छे से बनते चले जाएंगे, थ्योरी का थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन प्रैक्टिकली हम ज़्यादा करेंगे। बट प्रैक्टिकल के अंदर जो थ्योरी आती है वो थ्योरी काफ़ी पूछने वाली थ्योरी होती है, लोग पूछते ज़्यादा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ से क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पर चीज़ें डिफाइन करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट इसमें कितने तरह के होते हैं? हाँ, 5 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। 2 के अलावा तीसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता किसी भी लैंग्वेज के अंदर, नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट। किसी भी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, या तो इसके अंदर बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं या हम बाहर से बना के ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हैं, और जो बाहर से किसी चीज़ से इंपोर्ट करेंगे वो हमारे रियल ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे क्या है कि जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैं इसमें नोट डाउन में लिखवाए यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, यहाँ पर वो HTML के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। और जितने भी हम यहाँ पर यूजिंग द न्यू कीवर्ड बनाएंगे वो हमारे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनते हैं वो एक ग्लोबल फंक्शन के थ्रू बनते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ग्लोबल फंक्शंस भी दिए गए हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा रेगुलर फंक्शन है या फिर एक ग्लोबल फंक्शन है? जैसे अलर्ट है, फंक्शन है। टॉप डॉट राइट यूज करते तो राइट भी हमारा एक फंक्शन है। कंसोल डॉट लॉग करते तो लॉग भी हमारा एक फंक्शन है। बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ग्लोबल ही है? मान लो मैं कह दूं कि हाँ ये ग्लोबल है, फिर आप कैसे मान जाओगे ग्लोबल है? हाँ, अच्छा, अच्छा, मैंने यहाँ पर ग्लोबल फंक्शंस लिखवाए हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल फंक्शन है। हाँ, मैं लिखवा देता हूँ, लिखो। मैं बताता हूँ सही आपको पहचानने का तरीका क्या है इसके अंदर, कि कौन से फंक्शन आपके ग्लोबल हैं और कौन से फंक्शन आपके मतलब रेगुलर हैं। ठीक है, ग्लोबल फंक्शन, जितने भी ग्लोबल फंक्शन इसके अंदर होंगे उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे एरे का ए क्या है, कैपिटल होगा। ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ओ क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है। हम्म, डेट का डी कैपिटल होगा, और स्ट्रिंग का एस
कैपिटल होगा, नंबर का एन कैपिटल होगा। ठीक है, ऐसे तो और भी है। नहीं नहीं, वो अलग है, ये अलग रूल है। दो तरह के फंक्शन होंगे, एक तो होता है कि रेगुलर हम लिखते हैं, रेगुलर में भी दो तरह के फंक्शन होते हैं, या तो बने बनाए यूज कर लो जिसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा क्या होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद डिफाइन करते हैं। जितने भी फंक्शन आप चाहे रेगुलर होंगे, रेगुलर में चाहे आप बनाओ या प्री डिफाइन होंगे, उनके कभी भी फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लो हम अलर्ट यूज करते हैं, यहाँ पे अलर्ट करते हैं, अलर्ट हमारा क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या अलर्ट का एक कैपिटल है? नहीं है, मतलब ये एक रेगुलर फंक्शन है। और जितने भी ग्लोबल फंक्शन होंगे उनके फर्स्ट लेटर क्या होंगे, हमेशा कैपिटल होंगे, इसे ध्यान रखना है। तो भी फंक्शन ही लिखा तो गया फंक्शन की तरह ही है यहाँ पे, बट वो ग्लोबल है, वो किसी के अंडर नहीं आते हैं, वो सिर्फ विंडो के अंडर आते हैं। ये मैं एक एक करके प्रैक्टिकल करूंगा इनका, बट ध्यान रखना है कि ये आपके ग्लोबल फंक्शन है, और ग्लोबल फंक्शन के अंदर जो आपके पहला लेटर दिया गया है वो हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि ग्लोबल फंक्शन आपके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट रेगुलर फंक्शन कभी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ग्लोबल फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम न्यू कीवर्ड लगा कर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, बट रेगुलर फंक्शन कभी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। थ्योरी भी आगे प्रैक्टिकल हम करेंगे किसी चीज़ का भी, और थ्योरी ध्यान रखना है। मैथ्स जो दिया गया है यहाँ पर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मैथ एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो किसी भी जगह, चाहे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, चाहे आप अपना मैथ पढ़ो, हर जगह एक ही इनका पैरामीटर होता है, कहीं पैरामीटर्स का चेंज नहीं होता है, दैट इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ग्लोबल यहाँ पर बस पहचानने का तरीका यही है, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। बाकी फंक्शन होंगे तो उनके पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। फंक्शन हमारे दो तरह के होते हैं ना, पहला कौन कौन से यहाँ पर प्री डिफाइन, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर यूजर डिफाइन, जो हम खुद डिफाइन करेंगे, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कस्टम। अब अगर हमें चाहे प्री डिफाइन यूज करना होगा, यानी कि पहले से बने हुए हैं, जिसको बिल्ट बोला जाता है, और यूजर डिफाइन जिसको हम कस्टम बोलते हैं, जब हम कस्टम फंक्शन बनाएंगे तो हम इन चार चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, या नंबर, या रिजर्व कीवर्ड, या फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर वगैरह यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई फंक्शंस बना रहे हैं, हमने यहाँ से क्या किया, एक कोई फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ से ABCD दे दिया, और स्पेस लगा करके हमने कुछ और भी यहाँ पे दे दिए, ऐसे लगाते हैं ना, मान लो हाँ ABCD ऐसे लगा करके, और मान लो हमने बीच में स्पेस दे दिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। जब भी आप फंक्शन या वेरिएबल का नाम देंगे, बिल्कुल सॉलिड कांस्टेंट, यानी एक सॉलिड देना है आपको, टेक्स्ट स्ट्रिंग पास करने हैं यहाँ पे। आप बाद में नंबर वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट बाद में भी आप स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज नहीं करेंगे, बट वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं अलर्ट, यहाँ पे देते हैं, ऐसे मैंने दे दिया हेलो दे दिया, ठीक है। और इस फंक्शन को हमने क्या करना है, चलाना है, तो डायरेक्टली हम ABCD करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कि जब हमारा पेज रिलोड हो तो ऑटोमेटिकली फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसी के अंदर क्या कर देंगे, स्पेस पास कर देंगे, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, ये एरर हो जाएगा। एरर में क्या दिखाई दे रहा है, कि जो आपने फंक्शन यहाँ पर दे रहे हैं CD, वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड। मतलब ये क्या है, एक तरह का आइडेंटिफाई, मतलब कह रहा है कि इसको पता ही नहीं कि है क्या, ये फंक्शन है, वेरिएबल है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो उस सिचुएशन में क्या आएगा यहाँ पर,
एरर आएगा, और ये अलग अलग तरह के एरर भी होते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग एरर होते हैं यहाँ पे। जनरली इसको हम यहाँ पर कौन सा एरर बोलेंगे? सिंटेक्स एरर, है ना। कितने तरह के एरर होते हैं? दो तरह के एरर होते हैं। कौन कौन से? हाँ, सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। ठीक है, तो ये सिंटेक्स एरर तो आपको बता देगा कि भाई सिंटेक्स जहाँ लिखे हो, ये सिंटेक्स बेसिकली किसमें है, कहाँ पर है, वो सब कुछ बता देगा। बता रहा है कि लाइन नंबर 18 के ऊपर ये गलत लिखा गया है, लाइन नंबर 18 के ऊपर ये चीज़ गलत लिखा गया है। लाइन नंबर एंड कॉलम नंबर भी यहाँ पे बता देगा। अ, अगर ये एक्सटर्नल होता तो कॉलम नंबर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि लाइन नंबर इसमें गलत लिखा गया है, ये कोई चीज़ ऐसा नहीं है। फंक्शन कभी भी कॉमा लगा के ऐसे दो तीन ऐसे नहीं बना देंगे जिससे हम क्लास बनाते थे पहले। क्लास बनाते थे ना, तो क्लास बनाया, डॉट लगाया, कॉमा लगा करके मल्टीपल क्लासेस बना लिए। बट इन जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम ऐसे कॉमा लगा करके फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए एक रिजर्व कीवर्ड यूज होता है, वो है फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा चल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है फंक्शन के लिए भी। इसके अंदर जो भी हम यहाँ पर लाइन लिखते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। इनको स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ये जितने भी हम लाइन यहाँ पर लिखेंगे लाइन बाय लाइन, दैट इज कॉल्ड ऑल द स्टेटमेंट। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट की यहाँ पर वैल्यू है। अगर आपने स्टेटमेंट गलत यूज करते हैं तो आपका प्रोग्राम का कंसेप्ट गलत हो जाएगा। अगर आपका स्टेटमेंट सही होता है लाइन बाय लाइन, तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चल के मैं इनको डिबग करना वगैरह बताऊंगा कि लाइन बाय लाइन कैसे प्रोग्राम चलता है, वो उसमें समझ में आ जाएगा चीज़ें। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें देखो सबसे पहले जो काम कर रहे हैं, हमें वेबसाइट के लिए जो चीज़ चाहिए वो चाहिए डॉम मैनिपुलेशन। यानी कि डॉम मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हमें कैसे यूज कर, कैसे पुश करना है, वो सब चीज़ें हमें देखना है। यहाँ पर वेबसाइट के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा डॉम मैनिपुलेशन चाहिए। यानी कि यहाँ पर मान लो हमारा HTML से जो भी हम पेज बनाते हैं, जो भी डिज़ाइन करते हैं, इस HTML के अंदर दो तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो ये होता है जो कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है, और दूसरा हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं। ठीक है, अब ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। दोनों के दोनों क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ फंक्शन अगर जो इनके अंडर आते हैं वो इनके लोकल फंक्शन हो जाएंगे, कुछ आएंगे इनके अंदर जो इनके लोकल फंक्शन हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इन दोनों के अंदर नहीं आएंगे, इन दोनों से बाहर होंगे। जो दोनों से बाहर होंगे क्या कहलाएंगे? वो ग्लोबल कहलाएंगे। ठीक है, इजिली पहचानने का तरीका ये है, जैसे अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट लिखेंगे। अगर डॉक्यूमेंट कोई भी स्टेटमेंट लिखना है तो स्टार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट। अगर हम विंडो का स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम विंडो। लेकिन जिसमें हमारा ना डॉक्यूमेंट है और ना विंडो है, तो क्या होगा? ग्लोबल होगा। क्योंकि जो हमने बाउंड्री यहाँ पे दिए हैं, ये बाउंड्री जो दिया गया यहाँ पर, वो बाउंड्री आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंडर आ रहा है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर दिया था अलर्ट यूज किया था, क्या अलर्ट के सामने हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखे या विंडो लिखे? नहीं। तो क्या है? अलर्ट इज ए ग्लोबल फंक्शन। अगर देखना है आपको क्या अलर्ट रियल में ग्लोबल फंक्शन है, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाओ कंसोल के अंदर और यहाँ पे क्या लिख दो?
विंडो, विंडो के अंदर ही आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिल रहा है, अलर्ट ना। अलर्ट के लिए एक्सेस करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की परमिशन है और ना ही विंडो की परमिशन है। अलर्ट अपने आप में क्या है, एक ग्लोबल फंक्शन है। समझ में आया? लेकिन अगर हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज हम करते हैं, हमें डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट करना है, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट यानी कि मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो उस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमें यहाँ से क्या करना होगा, इसके अंदर जाकर लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि राइट इज ए मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या है, मेथड है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको राइट करना होगा ये हमें देना है कि हमें यहाँ पर यूज करना है दिस इज, ठीक है, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसको रन कराओगे यहाँ पर तो इस पर राइट करने के लिए आपको यहाँ पर एक मेथड देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पे हम गलती से क्या करते हैं, ये हटा देते हैं, ये हमें स्टेटमेंट यूज ही नहीं करना है, तो क्या देगा यहाँ पर, तुरंत आपका एरर थ्रो कर देगा यहाँ पर। ठीक है, करेंगे राइट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि राइट इज डिफाइंड, राइट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइन ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि कोई मेथड या कोई फंक्शन नहीं है। क्लियर? यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट कब लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको डॉक्यूमेंट के मेथड यूज करने कब करने नहीं करने, आपको विंडो का कब यूज करना है नहीं करना है। अब जितने भी आप यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, स्विच लगाएंगे या और सारी चीजें यूज करेंगे वो सब ग्लोबल स्ट्रक्चर में आते हैं। मतलब वो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इनिशियलाइज नहीं होते हैं, किसी विंडो के अंदर इनिशियलाइज नहीं होते। वो विंडो के अंदर भी दो होते हैं, जो हम यहाँ से विंडो ओपन करते हैं, हम यहाँ से करते हैं ना, क्लिक करते एक नया विंडो ओपन हो गया, क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन होता है, वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर जो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहे हैं लाइन, इस लाइन से ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके विंडो हैं, यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के फीचर हैं। और इस लाइन से नीचे जो भी दिखाई दे रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फीचर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा डाउन मैनिपुलेशन करना है और इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो डिजाइन हम बना रहे हैं वो डिजाइन किस पे बना रहे हैं, हम जो डिजाइन बना रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग कर रहे हैं। फंक्शनलिटी किसका यूज करेंगे हम, डॉक्यूमेंट का ही, तभी तो डिजाइन बेटर बनेगा। हाँ, इनको अच्छा और करने के लिए हम इनका फीचर यूज कर सकते हैं इसके अंदर, इनका फीचर भी हम क्या कर लेंगे इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इस ग्लोबल का भी फीचर जो दिया गया है इनका भी फीचर हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा उसको फंक्शनलिटी बना सकते हैं। ये काम कर सकते हैं हम, बट इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंज करना होगा हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन बनाना होगा हम यहाँ पे बनाएंगे, जो भी हमें स्क्रिप्टेड या कस्टमाइज करना होगा वो हम यहाँ करेंगे। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझा? इसी डॉक्यूमेंट को हमने बताया था कि इस डॉक्यूमेंट के एक्सेस करने के लिए आपको कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया, प्रोग्राम को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। वो 5 कैटेगरी कौन सा है यहाँ पर, ठीक है, इस डॉम को 5 सेक्शन में कैटेगराइज कर दिया गया है। डॉम डॉक्यूमेंट, डॉम एलिमेंट, डॉम एट्रीब्यूट, डॉम इवेंट एंड डॉम स्टाइल। यानी कि जब इस डॉक्यूमेंट पे आप काम करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे बी हो, चाहे वो H1 हो, पैराग्राफ हो या इमेज हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो, जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट आप क्या काम करेंगे, या तो उनकी स्टाइलिंग करेंगे, या तो उसके ऊपर डायनेमिक कोई इवेंट अप्लाई करेंगे, या तो उसके ऊपर कोई इवेंट देंगे, क्लिक वगैरह देंगे, किस तरह का इवेंट आप फायर करेंगे, या उसको सिलेक्ट करके ऐड और रिमूव करेंगे, यही काम करेंगे ना। इनके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं कुछ करने का। इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो प्रोग्रामिंग सेक्शन है
उन प्रोग्रामिंग सेक्शन को क्या कर दिया यहाँ पर 5 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डॉम एलिमेंट का यूज होता है डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का मेथड। डॉम डॉक्यूमेंट का मतलब होता है डॉम को इनिशियलाइज करने का मेथड। डॉम एट्रीब्यूट यानी कि डॉम के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट को चाहे चेंज करना है या रिमूव करना है या डिलीट करना है या जो भी करना है वो करेंगे। डॉम इवेंट यानी कि किसी डॉम के ऊपर चाहे स्टैटिक इवेंट अप्लाई करो या डायनेमिक इवेंट अप्लाई करो, वो इवेंट करने का यूज हम करेंगे। एंड डॉम के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऊपर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, चाहे स्टाइलिंग या क्लास स्टैटिक लगाओ या फिर डायनेमिक लगाओ या इनलाइन सीसेस लगाओ या जैसे भी सीसेस लगाने हैं। इनके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, है ना। हम करते हैं, होते ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से, होते ही नहीं है। अब तक जो डिज़ाइन आपने बनाए हैं उसमें क्या यूज़ किए हैं आपने, एलिमेंट के ऊपर स्टाइल यूज़ किए हैं। स्टाइल में आपका एट्रीब्यूट भी आ जाएगा, क्लासेस भी आ जाएंगे, आईडीज भी आ जाएंगे, है ना, यही सब आते हैं ना। तो वो तो हमने काम कर चुके हैं, वो काम आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर इवेंट दे सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, सीएसएस के अंदर कोई इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, वो हम दे सकते हैं। डॉम सेक्शन तो पहले से भी हम करते आ रहे हैं, रूट्स पर होता है। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, उनको भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है यहाँ पे। जैसे सीएसएस में या सीएसएस में अगर हम काम करते हैं तो किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं, क्लास, आईडी, सुडो, चाइल्ड। ऐसे ही यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास, ठीक है, टैग, सिलेक्टर एंड ये दिया क्वेरी एंड क्वेरी सिलेक्टर्स। ठीक है, ये दिए होते हैं। इनके अलावा और भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बस 5 ही मेथड हैं उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कोई मेथड यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। मोबाइल क्या नहीं चला रहे हैं, मोबाइल बंद करिए, हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और इसी के सबसे ज़्यादा यूज हमें करना है। थ्योरी समझ में आया है, किस ऑब्जेक्ट या किस फंक्शन का क्लास कहाँ कहाँ छूट रहा है, कैसे हमें कनेक्शन यहाँ पे बनाने हैं। चलो आगे चलते हैं, इसी ग्राफ को हमें यूज करना है। हम यहाँ पर पहले पढ़ रहे हैं आज, ये हम करते जाएंगे, थ्योरी का पार्ट है, वो हम 1 बाई 1 करेंगे। आज हम पढ़ेंगे गेट एंड सेट करना, गेट एंड सेट, गेट एंड सेट। ठीक है, गेट एंड सेट। ठीक है, इसको हम आगे चल के फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो इसको गेटर एंड सेटर भी बोलते हैं, बट उसका थोड़ा कंसेप्ट अलग हो जाता है। गेटर एंड सेटर का कंसेप्ट अलग हो जाता है। हम जनरली क्या पढ़ रहे हैं, गेट एंड सेट हम इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया है, मान लो ये आपका HTML पेज दिया गया है जहाँ पे हम अपना डिज़ाइंस बना रहे हैं। जो हमने डिज़ाइंस बनाए हैं, इन HTML का डेटा हमने क्या करना है, जो HTML दिया गया है HTML, आप बीच में क्या कर लेना है, यहाँ पर CSS की डिज़ाइन कर लेना। और नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या किए, JS का। तो हमें यहाँ से क्या करना है कि जो CSS, ये तो बिल्कुल सेपरेट है क्योंकि इनका काम डिज़ाइनिंग का है, ये तो बीच में आएगा नहीं। हमारा जो दिया गया JS, तो हमें क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं इन एलिमेंट को उठा करके हमें JS में इनकी वैल्यू गेट करो, इन ऑब्जेक्ट को गेट करो और किसी वेरिएबल में इनको रखो, इनको मैनिपुलेट करो एंड वापस हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो अगर हम JS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम HTML से डेटा को क्या करना है, गेट करना है ना, गेट करना है एंड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इनटू HTML में उसको हमें क्या करना है, सेट करना है। इस प्रोसेस को समझना है आपको पहले। अगर हम एक प्रोसेस को समझ लेंगे हमें कैसे गेट करना है और कैसे सेट करना है,
तो पूरे HTML से डेटा को गेट कर सकते हैं? नहीं, किसी भी एलिमेंट को गेट कर लो। तो हमें इस प्रोसेस को समझना है पहले, गेट एंड सेट करना। ठीक है, चलें आगे प्रैक्टिस करें। देखिए हमने यहाँ पर ये जो दिया गया है स्क्रिप्ट नंबर 1, मैं यहाँ पर सेव एज करता हूँ और 2.html मैंने इसलिए बना लिया यहाँ पर, इसमें से स्क्रिप्ट को मैं हटा देता हूँ, हमें स्क्रिप्ट लिखना ही नहीं है। बस आगे चल के मैं सब कुछ एक ही फाइल में लिखूंगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, स्क्रिप्ट 2.js, है ना। जो हो गया वो हो गया, है ना। इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से, आ गया ओपन फाइल। हमने दिया था स्क्रिप्ट डॉट HTML, ये आपका HTML हो गया, है ना। और ये हमारा JS हो गया। और एक न्यू फाइल बना लो, इसको हम देते हैं स्क्रिप्ट 2.css। मैंने तीनों फाइलें यहाँ पर अलग अलग कर दिए और उसी सीरीज में रख दिए जिस सीरीज में हमने पढ़े हैं। पहले पहले हमने स्टिल पढ़े हैं, तो HTML के हमने डिज़ाइन, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया हमने यहाँ पे। ठीक है, आप क्लास बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास या जो भी आपको देना होगा वो आप यहाँ पे दे देना। अगर हम यहाँ पे देते हैं इनपुट टाइप बटन और वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया सिंपल। मैंने इस टेल के अंदर 3 बटन आप लोगों को बताए हैं। 3 तरह के बटन होते हैं, सिंपल बटन, सबमिट बटन और रिसेट बटन, कैंसिल बटन। ठीक है, सबमिट जो होता है वो फॉर्म सबमिशन पे काम करता है। रिसेट जो होता है फॉर्म को ब्लैंक करने के लिए काम आता है, रिसेट करने के लिए काम आता है। और जो इनपुट टाइप बटन होता है वो होता है फंक्शनैलिटी के लिए दिया होता है, यानी कि आप उसके जेस के ऊपर कोई फंक्शन, जेस की कोई भी फंक्शन या चीज़ें जो पास करना होगा वो आप पास करेंगे। हम जो इनपुट टाइप बटन लिए, ये हमारा सिंपल बटन है, इसलिए लिए हमने क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई फंक्शन को क्या करना है, फायर करना है। हमने यहाँ पर दे दिया कि ये हमारा जस्ट एक सिंपल बटन है, मैंने यहाँ पर दे दिया सिंपल बटन, ऐसे लिख भी दिया समझने के लिए। अब जिस टाइप का आपका यहाँ पर एलिमेंट होगा उस तरह के यहाँ पर मेथड एक्टिवेट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिस तरह के इवेंट फायर करेंगे उस तरह के वहाँ पर एक्टिविटीज ड्रॉ होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी जहाँ मर्जी हमने लिख देंगे तो काम करेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बटन है, हमारा एलिमेंट है, जहाँ हमने इनपुट दिए हैं, इसके जवाब पे हम डिव सेक्शन इमेज और कुछ कोई भी तो एलिमेंट ले सकते थे। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जो भी एलिमेंट लेना है। इसके बाद हमने क्या करेंगे, CSS अगर ऐड करना होगा तो डिजाइनिंग के लिए CSS कर लेना। मैं CSS अभी नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे चल के JS। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर मैं देता हूँ अलर्ट। और इस फंक्शन को बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉल कराएंगे इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक। और हमने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। रन नहीं होगा क्योंकि हमने जेस फाइल को अभी यहाँ पर लिंक नहीं किए। हमने लिखेंगे स्क्रिप्ट के साथ ही एंड स्क्रिप्ट 2.js एंड स्क्रिप्ट को हम क्लोज कर देंगे। जेस फाइल लिंक हो गया, केसेस भी करना है तो कर ही लो, फिर काहे कोई कुछ छोड़ते हैं नहीं। इसी में जाएंगे @import कर लो URL और हम यहाँ पे क्या देंगे, स्क्रिप्ट 2.css को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। चेक करो कि क्या ये सही सारी फाइलें आई है या नहीं आई है। यहाँ पर तो किस में जाएंगे, सोर्स के अंदर जेएस भी आ गया और CSS भी आ गया।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने, इस पे भी ध्यान रखने आपको कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हम यहाँ पे चलते हैं जेस के अंदर, और हमने क्या करना है कि इस पूरे एलिमेंट को गेट करना है। उस पूरे एलिमेंट को हमें क्या करना है, एक मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। तो पूरे मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए हमें इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना होगा, रूट पे जाना होगा। हमारे पास टोटल रूट कितने हैं, दो है, या तो विंडो या फिर डॉक्यूमेंट। ये किससे बना है, विंडो पे बना है या डॉक्यूमेंट में बना है, डॉक्यूमेंट में बना हुआ है। ठीक है। तो हमने यहाँ से देना होगा कि सबसे पहले मान लो हमने एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, और ए के अंदर हम यहाँ पे, मैं अलर्ट को हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने वेरिएबल बनाया, और इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारे देखो पॉइंटर जो दिया गया वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है, हमें यहाँ पर हमें सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटर करना होगा। डॉक्यूमेंट के अंदर इंटर करने के लिए हमें किसको इनिशलाइज करना होगा, डॉम डॉक्यूमेंट को, है ना, डॉम डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट हम ये देंगे यहाँ पे। डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, डॉट का मतलब क्या होता है, एक्सेस मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड एक्सेस करने वाले हैं, जिस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, है ना। और इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड कितने अवेलेबल हैं, 5 है। आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, अगर आईडी के थ्रू करेंगे तो उसका रिटर्न ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप क्लास, एलिमेंट और क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू करना चाहते हैं तो इनका रिटर्न एरे होता है। और अगर हम इसके थ्रू करते हैं तो इसका रिटर्न एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। आगे चल के प्रोग्रामिंग एरे की करनी है या ऑब्जेक्ट करनी है, वो आपके रिटर्न या सिलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास आईडी है तो हम यहाँ से दे देंगे कि इसके अंदर आईडी नहीं है, हम यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं 1, और इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा भी गया, गेट का मतलब क्या होता है, लाना। एलिमेंट, उसको हम इस टेबल में क्या बोलते हैं, एलिमेंट ही बोलते हैं। ठीक है। बाई आईडी, तो आईडी के थ्रू हमें क्या करना है, उस एलिमेंट को पिक करना है, सिलेक्ट करना है। जिस आईडी को हमें देना होगा वो आईडी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। आईडी हमने पास कर लिया। अब एक के अंदर क्या स्टोर है, अगर हम कंसोल करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक के अंदर क्या मिलेगा, ए के अंदर कंप्लीटली ये एलिमेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको आईडी के थ्रू इस पूरे एलिमेंट को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करके हमने किस में स्टोर कर दिया, ए के अंदर। ठीक है। ए के अंदर स्टोर किए, हमने कंसोल करा के यहाँ पर देखते हैं कि ए के अंदर डेटा हमने क्या स्टोर किए, रन करते हैं और हमने सबमिट करते हैं। ए के अंदर क्या आ रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट आ रहा है। तो हम एक इनपुट को कर सकते हैं, तो एक डिव को भी कर सकते हैं, सेक्शन को भी कर सकते हैं, इमेज को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा तो कोई एलिमेंट बचता नहीं कि जिसका हम नहीं कर सकते यूज। किसी में भी आईडी लगा लो और उनको गेट करके किसी वेरिएबल में क्या कर लो, स्टोर कर लो। तो मैंने ये किया कि यहाँ पे आईडी लगाया और उसको हमने क्या कर लिया, गेट करके, और किसी वेरिएबल के अंदर क्या कर लिया, हमने पूरे इस एलिमेंट को ही रख लिया, इनपुट को भी रख लिया। अब इनपुट का अगर देखना है कि ए का डेटा टाइप क्या है, क्या मिलेगा, ए का डेटा टाइप अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, ए के अंदर क्या स्टोर हुआ है, कंसोल डॉट ऑब्जेक्ट। तो क्या मिलेगा, बोलो तभी हम पेश करेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखवाए हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल एंड वर्चुअल।
जितने भी HTML के एलिमेंट होते हैं उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और रियल ऑब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा काम करना होता है हमें। वर्चुअल तो हम खुद बनाएंगे, जरूरत होगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। लेकिन ये रियल ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपके साथ टकराएगा अगर वेब डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं तो। नहीं टकराएगा, मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इस पे सबसे ज़्यादा काम करना है, इसलिए इनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्या जितने भी इनके मेथड्स हैं, वो हमें वहाँ पर यूज़ करने और चेक करने। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स दिए गए यहाँ पे, कि क्या है, क्लास एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है, टाइप एक एट्रीब्यूट है, ऐसे कितने एट्रीब्यूट होते हैं? क्या हर एक ऑब्जेक्ट के सेम एट्रीब्यूट होते हैं या सबके डिफरेंट होते हैं? सबके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे दिया गया है टाइप टेक्स्ट, क्या ये आपको डिव के अंदर ही मिलेगा? डिव के अंदर नहीं मिलेगा। तो जिस तरह के आप एलिमेंट यहाँ पे लेके आएंगे, जिस तरह के आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होकर के आएगा, उस तरह के उनके आप मेथड को भी एक्सेस करेंगे, प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि डॉम एट्रीब्यूट, है ना। पहले नंबर पे आता है डॉम डॉक्यूमेंट, जिसको हम यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ, यहाँ पर ध्यान देखिए। मैंने यहाँ पर ले लिया, किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो इस सिचुएशन में आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर दे देते हैं कि डॉट वैल्यू, अब उस सिचुएशन में क्या बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट है। हम्म, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है? नहीं, तो उसका मेमोरी चेंज हो गया। उसका मेमोरी क्या चेंज हो गया कि अब वो एक ऑब्जेक्ट का, इस इनपुट का, इस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहा है वो। ठीक है। ये क्या काम कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये जो ए ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर गए। डॉट का मतलब क्या होता है, एक्सेस मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट का, कौन सा ऑब्जेक्ट का, जो ये ID 1 दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। तो वैल्यू का भी ऑब्जेक्ट होता है, वो तो एक जस्ट प्रॉपर्टी होता है। वैल्यू, वैल्यू हमारा जिस इनपुट के अंदर दिया गया है वो एक एट्रीब्यूट है। क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर दे देंगे प्लेस होल्डर यूजर नेम, ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं टाइटल, ठीक है, यहाँ पर यूजर दे दिया हमने। और कौन कौन से एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे दिए गए यहाँ पे, बहुत सारे होते हैं जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं इस सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहा हूँ, वो है वैल्यू। अगर यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं तो इसने वैल्यू पेश की है ना, यहाँ पे देखो ये आ गया, क्या है वो, स्ट्रिंग है। जहां पर हमने वैल्यू पास किए हैं, यहाँ पे ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो करेंट ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो आप पास कर सकते हैं यहाँ पे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको आईडी एक्सेस करना है, आप आईडी एक्सेस कर लो। आईडी में क्या देगा, ये क्या लिखा गया है, 1। आपको प्लेस होल्डर यूज करना है, प्लेस होल्डर यूज कर लो। क्या देगा यहाँ पर, यूजर नेम। आपको टाइटल एक्सेस करना है, टाइटल एक्सेस कर लो, टाइटल। क्या देगा यहाँ पर, यूजर। आपको टाइप देना होगा, टाइप यूज कर सकते हैं। टाइप क्या देगा, टेक्स्ट। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया है? तो जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल। ये जो जितने भी आप जिस टाइप, अब ये नहीं कि मैंने यहाँ पर टाइप यूज किया क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट यूज किए, और कल को मान लो आपने यहाँ पर डिव के अंदर आईडी लगाए हो तो डिव में टाइप थोड़ी यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसी टाइप के उनके एट्रीब्यूट्स वहाँ पे एक्सेस करेंगे, काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। हम्म,
तो इस सिचुएशन में जो ए दिया गया है, ए इज ए, ये क्या है, वो एक वेरिएबल है। डीव एक्सेस हो जाएगा। हम टाइप की बात कर रहे हैं, एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है कि ये क्या है, ये भी सबको पता है कि ये क्या है, ये भी सबको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, हैं? यहाँ से लेके ये क्या है और ये क्या है। ये जो दिया गया है वैर एक रिजर्व कीवर्ड है, जिससे क्या होता है कि एक मेमोरी क्रिएट होता है। ये जो दिया गया है उस मेमोरी का नाम है, जिसको हम वेरिएबल के नाम से कॉल करते हैं। ये मेमोरी का नाम है कि नेम ऑफ मेमोरी, क्योंकि मेमोरी को ही हम वेरिएबल, क्योंकि चेंजेबल मेमोरी बनती है वो, हम यहाँ से बोलते हैं कि हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी। तो आप जो वैर लिखा गया वो एक रिजर्व कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड। ए आपका वेरिएबल नेम है ना, वेरिएबल नेम या मेमोरी नेम। इक्वल को हम बोलते हैं कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये हमेशा डेटा क्या करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ असाइन करता है, ठीक है। एंड जो दिया गया डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं हम डॉम एलिमेंट, सॉरी डॉम डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं डॉम डॉक्यूमेंट। गेट एलिमेंट बाई आईडी इज ए मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डॉम एलिमेंट, ये आपका डॉम एलिमेंट। मैं लिख दूं या फिर आप लोग, इसको बोलेंगे हम डॉम एलिमेंट, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे डॉम डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये जो लिखा गया आगे यहाँ पर, ये बोलेंगे हम डॉम एट्रीब्यूट, ये डॉम एट्रीब्यूट है। थोड़ा अपनी तरफ से ग्राफ लिख लो, इस बार ग्राफ अच्छा नहीं बनाए, आज कलरफुल ग्राफ नहीं बनाया ना, सब कुछ एक ही में लिख दिया मैंने ब्लैक एंड व्हाइट से, हैं? समझ में आ रहा है? सर ठीक है। तो देखो, जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो हमारा सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो नंबर 1 पर तो इसको आना ही आना है, नंबर 2 के ऊपर ही आएगा ही आएगा। मतलब आप चाहते हो कि हम इसको यूज ना करें और इसको यूज कर लें, पॉसिबल नहीं है, आपको रूट पे जाना ही होगा। तो रूट के बाद हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रूट के बाद डायरेक्टली किसी एट्रीब्यूट को तो पिक कर नहीं पाओगे, कर पाएंगे? एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तभी तो उनके एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे। तो हमारा नंबर 1 नंबर 2 का तो सीरीज फिक्स है, नंबर 3 के ऊपर आप चाहें एट्रीब्यूट ले लो, आप चाहें डॉम इवेंट ले लो, या आप चाहें उसके अंदर जो भी और भी दिया था एक तीसरा स्टाइल, तो स्टाइल यूज कर लो। इन तीन का था कोई यहाँ पे ऑप्शनल इनका ऑर्डर है, बट ये दोनों का ऑर्डर तो बिल्कुल फिक्स है कि डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपका एलिमेंट यूज होगा, और फर्स्ट पे डॉक्यूमेंट होगा, सेकंड पे एलिमेंट होगा, थर्ड पे आप चाहे एट्रीब्यूट एक्सेस कर लो, या स्टाइल कर लो, या आप इवेंट कर लो। समझ में आ रहा है? हमने ऑब्जेक्ट गेट कर लिया, ऑब्जेक्ट के हमने जितने भी एट्रीब्यूट, तो अगर आपने वैल्यू गेट करना होगा वैल्यू गेट कर लो, या जो भी गेट करना होगा वो भी गेट कर लो। आ गया? यहाँ पर एक रिजर्व की वजह से मान लो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे क्लास भी दिया गया है, बट हम क्लास इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड है, इसको मना कर देगा गेट करने से। अगर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे क्लास के अलावा, बाकी जितने भी आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, जनरली हम क्लास को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे क्लास लिखने की कोशिश करेंगे क्लास, तो जावास्क्रिप्ट ये समझेगा कि आप हमारे क्लास रिजर्व कीवर्ड को यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या दे दिया? अनडिफाइंड। तो रिजर्व कीवर्ड का हमें ध्यान रखना है कि रिजर्व कीवर्ड हम यहाँ पे यूज
नहीं करेंगे, एंड ऑल द एक्सेस मतलब ऑल द जो भी एट्रीब्यूट्स होगा वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया वैल्यू। अब इसको कहीं भी अगर हमें डिस्प्ले कराना होगा तो हमारे पास वही 4 ऑप्शन है। किसमें? नहीं, किसी में भी क्लास लोगों तो नहीं काम करेगा वो। क्लास जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड तभी यूज होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो क्लास ऐसे काम नहीं करेगा। हम्म, हाँ वहाँ यूज कर सकते हैं, वहाँ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चीजें जो दिया गया कि हमने यहाँ पर गेट तो कर लिया, मैं एक एलिमेंट के ऊपर बता दिया, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे गेट करेंगे आप, कोई भी एलिमेंट हो। सेट करने के लिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा, तो हमारे पास वही ऑप्शन है कि आप चाहे अलर्ट करके देख लो, कंसोल करके देख लो, राइट करके देख लो, या फिर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उनके कंटेंट को चेंज करके देख सकते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पे दिया गया है चीजें, बटन ही दिया गया है जिस पे क्लिक कर रहे हैं, इसी के हमने क्या करना है यहाँ पर पहले चेंज करना है, या इसका हमें यहाँ पर कोई और टाइप चेंज करना होगा, या इसका कुछ और भी चीज चेंज करना होगा। हम कोई भी चेंज कर सकते हैं या नहीं करेंगे? कर सकते हैं। कहीं आपको डिस्प्ले ही करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें H1 में डिस्प्ले करना है, तो आप उनको सिलेक्ट करने के लिए या तो आईडी या फिर क्लास ले लो। फिर मान लो हमने आईडी ले लिया, यहाँ पर क्या हमारा आईडी क्या है, आईडी 2 हमने दे दिया, और इसके अंदर हमें डेटा को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो आपके इस एड्रेस को ही क्या करना होगा, चेंज करना होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी हमारा 2 है, और उस एलिमेंट को हमने सिलेक्ट कर लिए जो एलिमेंट हमने यहाँ पर दिए हैं, और इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इसके अंदर की जो कंटेंट है इसको चेंज करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो क्या होता है, इनर HTML या इनर टेक्स्ट। इन दोनों में कुछ फर्क है? हमें क्या लिखना चाहिए, इनर HTML। अगर इनर टेक्स्ट लिख देंगे तो पूरा HTML। हाँ, और कोई? हाँ हाँ, इनर HTML के अंदर हम HTML के एलिमेंट भी डाल सकते हैं, वो भी वहां पे जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो देखिए, जैसे मान लो हमें यहाँ पे देना है कि हमने यहाँ पे ले लिया इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमने ए को पास कर दिया, क्योंकि ए के अंदर इस इनपुट से जो भी वैल्यू आएगा वो ए के अंदर स्टोर होगा, और उस ए को हमने कहाँ पे प्लेस कर दिए, 2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने जाते हैं और इसको रन करते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख लो, रन करा दो। ठीक है, मैंने फाइल को आई थिंक सेव नहीं किए, ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, और ये भी फाइल है 2, और यहाँ पे भी हमने क्या दिए 2.inner.html, और इससे हमने क्या ले लिए, टेक्स्ट। सही है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम रन ये आया, मान लो हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा और क्लिक कर दिया, यहाँ पर चेंज हो गया, इनके कंटेंट यहाँ पे चेंज हो गए। एलिमेंट पे जाके देखो कि बॉडी के अंदर आपका एक H1 है, और इस H1 के अंदर क्या आ रहा है, RR, यानी कि टेक्स्ट चेंज हुआ है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस H1 के अंदर हम कोई पैराग्राफ यहाँ पे प्लेस कर दें, तो अगर हम यहाँ पे P देते हैं, यहाँ पर अगर हमने कोई मान लो हमने ये भी दे दिए प्लस, मतलब एक से ज़्यादा भी देना चाहते हैं तो भी दे देंगे, और अगर हम यहाँ पे कोई P एलिमेंट भी देना चाहते हैं तो P एलिमेंट लेगा, P के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, और ये स्ट्रिंग फॉर्म में हम दे देंगे बेसिकली। यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में हमने पास कर देते हैं
तो यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट आज उसको एक टेक्स्ट समझ गया ना, टेक्स्ट समझ के उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ें हम यहाँ पे मेथड यूज़ किए होते इनर HTML, तो वो उसको कहता है कि नहीं ये एक टैग है, उसको एज ए टेक्स्ट कंसीडर नहीं करता। हम यहाँ पे करते हैं इनर HTML, तो कहता है कि ये आपका यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एक टेक्स्ट होगा। और उसको क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पर, इनर HTML के अंदर HTML के जितने भी एलिमेंट है वो दे सकते हो, वो एग्जीक्यूट होगा। बट इनर टेक्स्ट के अंदर कोई दे दोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ टेक्स्ट को कंसीडर करता है। क्लियर? या डाउट रह गया अभी? इनर टेक्स्ट और इनर HTML में क्या डिफरेंस है? इससे हम अच्छे स्ट्रक्चर बना सकते हैं इनर HTML से। ठीक है, तो गेट एंड सेट जो करना है जनरली कर सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं अलग से फाइल बनाता हूँ यहाँ पर सेव एज, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा .html, सब कुछ इसी के अंदर लिखूंगा, ठीक है। मैं जेस के अंदर यहाँ पर नहीं बनाता। जैसे मान लो हमने यहाँ पर देते हैं, आप थोड़ा डिज़ाइन जो भी बनाना होगा वो आप बना लेना। इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी मान लो हमने यहाँ पर 1 देते हैं, कॉपी। और इसमें इस थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। इनको मान लो हमने 3 या 4 बना देता हूँ, टाइम है ना, ठीक है। 4 बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसी के अंदर हम 4 देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। आईडी फिलहाल में अभी आईडी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट बना लिया, फिर हमने यहाँ पे देते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, और आईडी हमने यहाँ पे क्या देते हैं 2। फिर हमने यहाँ पे देते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट यूज़ कर लिए। और इसी के अंदर आप यहाँ से क्या कर लो, ऑप्शन दे दो, और ऑप्शन में कुछ भी आप यहाँ से पास कर लो, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। प्लस माइनस जो भी करना होगा वो आप कर लेना, ठीक है। हमने जैसे मान लो हमें सम कर लिया, सम करना एंड डिवाइड करना, ठीक है। इसकी भी हमने यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, आईडी टी। और लास्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी हमने यहाँ पे दे दिया 4। और एक और यहाँ पे लास्ट में बटन बना लेते हैं। आप चाहे बटन सिंपल वाले बना लो, या बटन आप HTML5 का बना लो। HTML5 के जो बटन है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे बटन टाइप क्या बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं। कैलकुलेट हमने ऐसे दे दिया यहाँ पे, सिंपल सा। इनमें जेस नहीं है, हटा देता हूँ, एंड इनका यहाँ पर नहीं है, इनको भी हटा देता हूँ, ठीक है। इनको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे बन के आ गया नंबर 2 3 4। कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। इसमें गेट एंड सेट यूज़ हो जाएगा, है ना। तो गेट एंड सेट यूज़ करना होगा, तो आप यहाँ पर दे देना कि भाई जो भी हमें दिया गया है इनमें प्लेस होल्डर यूज़ करना होगा। प्लेस होल्डर यूज़ कर लो, कॉस्ट नंबर, है ना, नंबर। इसमें आप यहाँ पर दे दो कि ये हमारा क्या है, प्लेस होल्डर में सेकंड नंबर है, ये आपके ऑप्शन है। और इसमें आपका आएगा प्लेस होल्डर में रिजल्ट, है ना। तो ये आपके यहाँ पर ऐसे रिजल्ट आ गया।
डिजाइनिंग करना होगा कर लेना आप लोग। यहाँ पर डेटा हमें एंटर करना है, यानी कि यूज़र हम यहाँ पर देंगे डेटा, और हम यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं हम गेट करेंगे, और हम कैलकुलेट पर क्लिक करें, इसका क्या हो जाए, आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज़ करेंगे? अब स्क्रिप्ट जो मेथड बताएं बिल्कुल वही उसी मेथड को यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाना है, और उस फंक्शन को उठाना है और बटन के ऊपर क्या करना है, ऑन क्लिक के ऊपर हमें इस फंक्शन को कॉल करा देना, ताकि हम जो भी इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट होगा। राइट, अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू उठा के लेके आना है। इस वैल्यू को उठाने के लिए हम यहाँ पर कोई ना कोई इंस्टेंस तो क्रिएट करेंगे, कहाँ रखेंगे डेटा, तो हमने यहाँ पे बना लिया कि एक वेरिएबल बना लो, वेरिएबल बना लो ए, और इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रखेंगे, और आईडी हमने यहाँ पर 1 दे दिया, और डायरेक्टली उसकी वैल्यू उठा के लेके आना है, तो डॉट क्या कर देंगे हम यहाँ पर, वैल्यू पिक कर लेंगे, आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी वैल्यू उठा के लेके आ सकते हैं, सेकंड का भी लेके आ सकते हैं 2, और इसमें हमने एक मेमोरी क्रिएट कर लिया कि इसकी वैल्यू हमने क्या रख दिया, बी के अंदर रख दिया। सेम प्रोसेस ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है। इन तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हम कर पाएंगे? नहीं नहीं, रेडियो बटन जस्ट फॉर डिफरेंट होता है इससे। ठीक है, बट इस आप ये नहीं यहाँ पे देखते हैं ऐसे, ये सिलेक्ट हम करते हैं ऐसे। अब या तो हम सब्ट्रैक्ट कर लें, या तो सम कर लें, या डिवाइड कर लें। एट ए टाइम में तो कोई एक ही वैल्यू आएगा वहाँ पे। इन सब वैल्यू को अगर आप देखना चाहते हैं तो कंसोल करके आप देख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग करके अगर आपको देखना है कि ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों को एक ही बार में देखना है, तो तीनों को भी देख सकते हो। हमने यहाँ से क्या करा, अगर मान लो हम इसके अंदर देते हैं 10, इसके अंदर 60, और इसके अंदर सम कर लिया, साथ में आप यहाँ से इंस्पेक्ट करके देखो कि कंसोल के अंदर क्या आ रहा है, 10, 60 और सम आ रहा है, डेटा सही आ रहा है। अब अगर सम आता है तो दोनों सम हो जाए, सब्ट्रैक्ट आता है दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टेटमेंट यूज करेंगे। अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं, जैसे हम अपने रियल लाइफ में अलग अलग स्टेटमेंट बोलते हैं। किसी को मीठा स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी को कड़वा स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी को तीखा स्टेटमेंट बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टेटमेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टेटमेंट। किसी का काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाना है। किसी का काम क्या है, यहाँ पर डेटा मैनिपुलेट करना है। किसी का काम है यहाँ पर कंडीशन बिल्ड करना है। तो यहाँ पर जब हम स्टेटमेंट यूज करेंगे तो एक हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, कंडीशन बेस होगा वो। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन है यहाँ पे नहीं है, बट आगे हम जो यूज करेंगे वो हम कंडीशन बेस स्टेटमेंट यूज करेंगे। जहाँ कंडीशन होता है उन कंडीशन का जो रिटर्न होता है वो या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। कि तीसरा भी कुछ होता है, ट्रू फॉल्स के अलावा क्या होता है, बट होता तो लास्ट में दो ही मिलेगा, या तो यस या तो नो मिलेगा। बाकी यस नो के अलावा बीच का कुछ मिल जाएगा, आधा यस आधा नो, ऐसा तो नहीं मिलता है। तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनका रिटर्न हमेशा या तो यस या तो नो मिलेगा। उसको 0 1 भी बोलते हैं। मैंने आप लोग को
हाँ उसको ट्रू फॉल्स बोलो, 0 1 बोलो, यस नो बोलो, आप जो भी मैसेज अपना क्रिएट कर लो, सिस्टम उसको हमेशा 0 1 से प्रेजेंट करता है। अगर सिस्टम का रिटर्न देखेंगे, चेक करेंगे, हमेशा 0 1 देगा। मैंने आप लोग को एक स्टेल के अंदर ग्लोबल रूल्स में लिखवाए भी हैं, डिफॉल्ट कलर, और कलर के अंदर सब चीज़ लिखवाए भी हैं, 4 5 चीज़ें। कलर को जब प्रेजेंट करते हैं तो ब्लैक और वाइट दो ही कलर होते हैं। डेटा टाइप में 0 1, ट्रू फॉल्स, है ना, तो लिखवाए हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट या तो ट्रू या फिर फॉल्स करेंगे। फॉल्स के अंदर भी जा करके आप नेस्टेड लगा लो, जितने भी नेस्टेड लगाने हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर सी के अंदर डेटा क्या होता है, सम होता है। सिंगल को हम बोलते हैं असाइनमेंट, डबल को बोलते हैं इक्वलिटी यानी कंपेयर करना। एक ट्रिपल भी यूज होता है जहाँ डेटा एंड डेटा को भी हम इक्वलिटी चेक करते हैं, है ना। हम्म, हाँ उसका उसका डेटा टाइप भी चेक करता है, डेटा तो करता भी है, उसका टाइप भी चेक करता है ना। तो फिलहाल हम डेटा चेक करते हैं यहाँ पर, अभी डेटा के टाइप हम नहीं करते। डेटा टाइप के लिए मैं आप लोगों को अलग से ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ में समझ में आएगा चीज़ें। डेटा टाइप जब भी हम यहाँ पर असाइनमेंट यूज करते हैं तो जो डेटा रहेगा, जैसे मान लो सी है, हो सकता है कि सी के अंदर कोई नंबर हो, और हमने जो आगे यहाँ पर असाइन किए हैं वो स्ट्रिंग है, तो सी का तो डेटा टाइप नंबर है, और जो आगे यहाँ पर हमने कंपैरिजन करा रहे हैं वो एक स्ट्रिंग से करा रहे हैं, बट दोनों का डेटा क्या है, सेम है, टाइप अलग अलग है। किसी का नंबर है और किसी का क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब असाइन करेगा यहाँ पर डेटा कंपेयर करा करने के बाद, ये इसका टाइप जो होता है वो इसके अंदर असाइन कर देता है। यानी कंपेयर करा लिया, डेटा सही है, तो क्या कर लेगा कि जो इसका डेटा टाइप होगा वही इसका डेटा टाइप बन जाता है। ठीक है, तो आफ्टर द कंपेयर सी का भी टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। सी ऑलरेडी स्ट्रिंग है, बट अगर इनकेस नंबर होता तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता हूँ। चेक करके देख लेना आप लोग टाइप ऑप्शन। इसका स्टेटमेंट क्या करना होगा वो आप यहाँ पर दे देना। अगर ऐसा होगा तो आप चाहो तो एक वेरिएबल बना लो यहाँ पर, वेरिएबल y, और y के अंदर हमने इनिशियलाइज कर देंगे, हम दे देंगे कि y इक्वल क्या होना चाहिए यहाँ पे, y इक्वल a प्लस क्या कर दें हम यहाँ पर, अगर सम होता है तो a प्लस क्या कर देंगे, b कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम कंडीशन में जा सकते हैं, एल्स के अंदर भी जा करके और कंडीशन हम बिल्ड कर सकते हैं कि अगर c इक्वल इक्वल क्या होता है, सम के अलावा सब्ट्रैक्ट होता है, तो फिर क्या होगा कि y इक्वल ए माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लास्ट में क्या मिलेगा उसको, y इक्वल क्या मिलेगा यहाँ पर, a डिवाइड, यही मिलेगा ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड दिया था मैंने, डिवाइड कर दो, p मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि a एक ऐसा y एक ऐसा वेरिएबल है जो कंडीशन बेस्ड मेमोरी को चेंज करता है, यानी कंडीशन जैसा कंडीशन मिलेगा ऐसा उसका मेमोरी का डेटा क्या होगा, चेंज होगा। नहीं, ये हमें चलाना है। फिर डेटा को क्या कर दो, असाइन कर दो किसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, और आईडी हमारा क्या था, 4 डॉट क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इनर एचटीएमएल, इनर, सही है, गलती है, अरे इनर ही नहीं गलत, मैं इनर भी कर दिया, इनर एचटीएमएल। अब बताओ, सही है गलत है। इनर एचटीएमएल वहां यूज होता है जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग एलिमेंट होते हैं, जिसको सर जिसको वैल्यू आएगा ना। ये कंटेंट नहीं है, ये इनपुट है, इसमें वैल्यू आएगा। दिस इज द लॉजिकल एरर। नहीं, इस एरर को कौन सा बोलेंगे हम, लॉजिकल एरर। अभी भी इसमें एरर आएगा, अभी भी इसमें एरर आएगा, चेक करो। रन करते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया 60
70 और हमने यहाँ से क्या ले लिया, सम ले लिया। कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 130 आना चाहिए, आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो क्या दे दिया है, स्ट्रिंग दे दिया। स्ट्रिंग इसलिए यहाँ पे दे दिया है, कोई यहाँ पे एरर आया है, नहीं आया। तो इस एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, क्योंकि ये गलती किसने किया है, कंप्यूटर ने तो किया नहीं है, हमने गलती किया है। जो गलती यूजर करेगा उसको हम लॉजिकल एरर बोलेंगे। और लॉजिकल एरर आने का भी रीजन मैंने लिखा था यहाँ पर, कि जो लॉजिकल एरर आएगा वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर दो तरह के होते हैं, सिंटेक्स एंड लॉजिकल। लॉजिकल एरर आने का रीजन क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप ही आपको गलती है यहाँ पे। आप जो माइंड में सेट किए थे कि नंबर होगा नंबर होगा नंबर होगा, तो एक्चुअली वो नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग है। क्योंकि इनपुट, जहाँ पे कोई चीज़ इनपुट करते हैं वो ऑलवेज रिटर्न उसका हमेशा क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग था, और आप सोच रहे हैं कि कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसमें आपका यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, गलती है। तो इस डेटा टाइप को हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, हमारे पास मेथड तो होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। मैं एक को कराता हूँ, बाकी नेक्स्ट में हम कर देंगे। कुछ कन्वर्टर हमारे पास मेथड होते हैं, इस मेथड को कन्वर्टर कन्वर्टर फंक्शन जो होते हैं, पहला होता है इवेल, जिसको बोलते हैं इवैल्यूएट करना। दूसरा होता है इसके अंदर पार्स इंट, एंड तीसरा होता है यहाँ पर पार्स फ्लोट मेथड। तीन मेथड होते हैं जहाँ पे हम डेटा को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, है ना। इवेल से भी हो सकता है, पार्सेंट से भी हो सकता है, पार्स फ्लोट से भी हो सकता है, बट इनका और ज़्यादा डिटेल्स मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ग्राफ बनाऊंगा। हालांकि बन तो सकता है, अभी लो ही मैं बना ही देता हूँ, 5 मिनट अगली क्लास को भी वेट कराएंगे, और क्या करेंगे, खड़े हैं, होने तो खड़े, और क्या करेंगे, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक क्या करेंगे, ठीक है। इवेल मेथड का मतलब क्या होता है चीज़ें, ठीक है। ये मेथड दिए गए हैं, हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में देता है। क्या देता है, रिटर्न में क्या देता है, रिटर्न में एरर देगा, और जितने ही फंक्शन है, चाहे कोई भी लैंग्वेज का पढ़ो आप, तो नहीं